बनाने का काम करेगा। इसे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक और कार्यक्रम है। आप सबसे बस यही अपील करूंगा, आप सबसे बस यही अपील करूंगा कि आने वाली 8 तारीख को जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा माननीय नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। यह आप सबके चरणों में अपील करता हुआ, और मुझे पूरा भरोसा है हमारे दोनों प्रत्याशी यहां मंच पर हैं। बाकी 6 प्रत्याशी जो वाराणसी जनपद के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें 2 हमारे सहयोगी दल के भी हैं, अपना दल और भारतीय समाज पार्टी के। सभी प्रत्याशियों को कमल के फूल, कप, प्लेट और छड़ी के चुनाव पर अपना आशीर्वाद देकर के विजयी बनाने का कार्य करें, यही अपील करता हुआ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं सादर निवेदन करता हूं कि अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की। हर हर महादेव। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे युवा साथी श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य, लोकसभा के पालक श्रीमान राकेश वशिष्ठ जी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप अग्रहरि जी, वाराणसी कैंट से विधायक श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, वाराणसी कैंट विधानसभा संयोजक श्रीमान विद्यासागर राय, वाराणसी कैंट विधानसभा प्रभारी श्रीमान जेपी सिंह, वाराणसी कैंट विधानसभा चुनाव समन्वयक श्रीमान प्रकाश यादव जी, भाजपा के प्रदेश सचिव श्रीमान महेंद्र चंद्र श्रीवास्तव जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उत्तर से उम्मीदवार श्रीमान रविंद्र जायसवाल जी, वाराणसी कैंट से उम्मीदवार श्रीमान सौरभ श्रीवास्तव जी। हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं बनारस के लोगों का जितना अभिवादन करूं, जितना वंदन करूं, नमन करूं, प्रणाम करूं, कम पड़ जाएगा। काशी वासियों ने अपना कल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। भाइयों बहनों, ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद मुझे आपकी सेवा करने के लिए बहुत बड़ी ताकत देते हैं।
आपके लिए जितना करूं कम है। आपकी दी हुई ये शक्ति, आपके आशीर्वाद मुझे काशी की, पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की सेवा करने की अद्भुत ताकत मुझे आप दे रहे हैं और इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा जन सैलाब, भाइयों बहनों, यात्राएं निकालने का भी और यात्रा में शरीक होने का भी मुझे बहुत सद्भाग्य मिला है। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा लेके चला था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, उसके बाद भी कई यात्राओं में नेतृत्व करने का भी अवसर मिला, लेकिन आज काशी वासियों के दर्शन करने का जो दृश्य था, ऐसा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा, कभी नहीं अनुभव किया। भाइयों बहनों, आपने कमाल कर दी है। भाइयों बहनों, हमारा ये बनारस सारी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन सकता था। विश्व के हर व्यक्ति को ये इच्छा जग सकती थी कि जीवन में एक बार तो बनारस जाना है। भाइयों बहनों, बनारस के लिए कहा गया है, विदेशी लेखकों ने भी कहा है, मार्क ट्वेन ने कहा था कि हमारा बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, कहावतें और किंवदंतियों से भी पुराना है। एक जीवंत शहर अपने भीतर इतनी सदियों को संजोए हुए है। भाइयों बहनों, ये दुनिया का अजोड़ नगर है, अजोड़ नगर है। और ये सिर्फ शहर नहीं है, ये जीती जागती संस्कृति की विरासत है। और बनारस सिर्फ बनारस वासियों का नहीं है, हर हिंदुस्तानी बनारस को अपना मानता है। इतना बनारस घर घर, हर दिल में उसने जगह बना ली है। वो बनारस कैसा होना चाहिए, उसका विकास कैसे होना चाहिए, यहां के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसी हो। और इसलिए भाइयों बहनों, बनारस एक असीम इच्छा शक्ति का शहर, सामर्थ्य से भरा हुआ शहर, संस्कार धारा से पुलकित शहर, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए,
सिर्फ रुकावटें हटा दी जाए तो मेरे बनारस के लोग दुनिया जैसा बनारस सोचती है वैसा बनारस बना करके रख सकते हैं भाई। ये ताकत है। लेकिन भाइयों बहनों, इतनी सरकारें आई और गई, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने चुनाव को ध्यान में रखते हुए छोटे मोटे कामों की तरफ नजर रखी। बनारस को छुटपुट काम करने से नहीं चलेगा। इसका पूरा कायाकल्प करने की जरूरत है। बनारस की आत्मा बनी रहे और सुविधाएं आधुनिक बनती चले, ऐसा बनारस बनाने का मेरा सपना है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश में जब से घूम रहा हूं, खास करके सांसद बनने के बाद, और हमारे एमपी लोग भी मिलने आते हैं तो वो भी कहते हैं, और बड़ी मजेदार बात करने की उनकी शैली होती है। अरे बोले साहब, उत्तर प्रदेश का आपको कहां पता है? मैंने कहा बताइए। अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहां भी खुदा वहां भी खुदा, यहां भी खुदा उधर भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। अब ये हाल जिन्होंने बना के रखा है, जब ये बनारस में ये जो तारों का जाल है, लटकते रहते हैं तार, उसके कारण बिजली का इतना नुकसान होता है, लोगों का इतना नुकसान होता है, शहर का इतना नुकसान होता है, लाइन लॉस इतना होता है। जब मैंने सब देखा तो मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि ये मैं ठीक करूंगा। अब तक 100 किलोमीटर केबल में डाल चुका हूं, कुल 300 किलोमीटर डालना है। 1/3 काम हुआ है, अभी 2/3 बाकी है। लेकिन ये सरकार ऐसी है, उसको खुशी होनी चाहिए थी कि चलो भाई, प्रधानमंत्री इतनी रुचि लेकर के उनके सांसद के नाते ये केबल के लिए इतना पैसा दिल्ली से दे रहे हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है। लेकिन केबल डालने के बाद वहां जो रोड ठीक करना चाहिए वो नहीं करते थे। कहीं मोदी को क्रेडिट मिल जाए तो। मैंने एक बार उनको कहा, मैंने कहा भाई, आपका बिजली का 42% जो लाइन लॉस है वो बच जाता है, आपको मुनाफा हो रहा है, जरा रोड के गड्ढे तो ठीक कर दीजिए। भाइयों बहनों, सारा हिसाब किताब ये करने से वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो करना। भाइयों बहनों, हम लोगों का मंत्र है सबका साथ, सबका साथ। लेकिन सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने जो राजनीति का कल्चर पैदा किया है, परंपरा पैदा की है, इसलिए उनकी रगों में यही विचार दौड़ता है कि कुछ का साथ, कुछ का विकास। कुछ ही लोगों का साथ लेना,
चुनाव जीतने के लिए जो जमेला काम आता है उतना ही संभालना, बाकी लोगों का जो होगा तो होगा, परवाह नहीं करना। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में सबका साथ सबका विकास दोनों अनिवार्य होते हैं। अगर साथ नहीं है तो भी नहीं चलता है, विकास में भेदभाव है तो भी नहीं चलता है। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान का मानचित्र, हिंदुस्तान का नक्शा अपनी नजर के सामने लाइए और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में दो सीधे सीधे फर्क नजर आते हैं। पश्चिम किनारा जो हिंदुस्तान का है, वहां की हालत, और पूर्वी हिंदुस्तान जो है वहां की हालत, ये स्थिति क्यों? पश्चिम में आप देख लीजिए, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, केरल हो, सभी राज्य कोई न कोई आर्थिक गतिविधि दिखती है, आर्थिक प्रगति दिखती है। लेकिन इधर हमारा पूर्वी भारत देखिए, पूर्वांचल देखे, पश्चिम बंगाल देखे, असम देखे, नागालैंड देखे, उड़ीसा देखे, सारा हिस्सा वहां जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। आप मुझे बताइए भाइयों, अगर ये असंतुलन रहेगा तो देश का भला होगा क्या? होगा क्या? इंसान का शरीर भी देख लीजिए, वजन ठीक हो, ऊंचाई ठीक हो, आंख, कान, नाक सब बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर एक हाथ लकवा मार गया हो तो उस शरीर को कोई तंदुरुस्त शरीर कहता है क्या? कहता है क्या? नहीं कहता है ना। भाइयों बहनों, इस तरह हमारी ये भारत माता, उसका एक अंग अगर विकसित नहीं हुआ है तो मेरी भारत माता विकसित नहीं मानी जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा सपना है हमारे पूर्वी हिंदुस्तान को, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश को, हमारे पूर्वांचल को विकास की उस ऊंचाई पे जितना हो सके उतना जल्दी लाना, ताकि वो पश्चिम की बराबरी में आकर के खड़ा हो जाए, फिर पूरा देश आगे बढ़ने लगे। ये मेरा सपना है। उत्तर प्रदेश को भी अगर पूर्वांचल का विकास सही ढंग से होगा तो उत्तर प्रदेश को भी विकास की यात्रा में हिंदुस्तान में नंबर 1 बनने में कभी देर नहीं लगेगी भाइयों। और इसलिए हम जितनी योजनाएं बना रहे हैं, उन सारी योजनाएं पूर्वी हिंदुस्तान को ताकत देने वाली, ये पूर्वी हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा पूर्वांचल, ये हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऐसे सामर्थ्यवान लोग हैं, ऐसे संकल्पवान लोग हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले लोग हैं। यहां पर विपुल मात्रा में प्राकृतिक संपदा है, उपजाऊ भूमि है, औद्योगिक विकास के लिए संभावनाएं है, टूरिज्म के लिए संभावना है, कृषि के लिए संभावना है, सेवा क्षेत्र के लिए संभावना है, सब कुछ है भाइयों बहनों। सिर्फ एक कमी है, सही सरकार नहीं है। अगर सही सरकार होती तो इतनी प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ मेरा पूर्वांचल कितना आगे बढ़ जाता भाई। अब आप बताइए,
एक वो जापानी बुखार पूरे पूर्वांचल के कितने बच्चों को मौत के घाट उतार चुका है जी। भारत सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को बीमार लोगों की सेवा करने के लिए पैसे देती है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना चाहिए कि भाइयों बहनों, सरकार जो पैसे दे रही है उसका उपयोग करने की भी इनमें हैसियत नहीं है। हां, एक तकलीफ जरूर है कि मैं हिसाब मांगता हूं, इतना ले गए, इतना हिसाब ले आओ और दूसरा ले जाओ। और दिक्कत है, न हिसाब रखते हैं, न हिसाब देते हैं, और रखने जैसा होगा तो रखेंगे ना, कुछ इधर उधर की बात होगी तो कैसे रखेंगे। भाइयों बहनों, ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार, ये सब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस भ्रष्टाचार ने देश को तबाह किया है कि नहीं किया है? बर्बाद किया है कि नहीं किया है? 70 साल हो गए देश की आजादी को, मुट्ठी भर लोग पद का दुरुपयोग करते हुए गरीब से गरीब को लूटते चले गए। भाई, एक पुलिस थाने में बैठा हुआ हवालदार अगर किसी से 100 रुपया लेता है तो लेने वालों को क्या कहता है? मुझे ऊपर देना पड़ता है। ये ऊपर है कौन भाई? ये कौन सा कारोबार चला है? ऊपर देना पड़ता है। ये जो ऊपर देना वाले हैं ना, अब ऊपर वाला ने हिसाब मांगना शुरू किया है। आप मुझे बताइए, ये हमारे समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस, सपा, बसपा और कांग्रेस, ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक दूसरे की धज्जियां उड़ा देते कि नहीं उड़ा देते हैं? 27 साल यूपी बिहार कहते थे कि नहीं कहते थे? बहन जी भतीजे को जितने सुना सकती है सुनाती है कि नहीं सुनाती है? भतीजा बुआ जी को सुनाता कि नहीं सुनाता है? रोज तू मैं चलती है कि नहीं चलती है? लेकिन एक बात पर ये तीनों इकट्ठे हो गए, तीनों इकट्ठे हो गए। जब 8 नवंबर रात को 8 बजे मोदी ने टीवी पर आकर के कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, उसमें ऐसी ताकत थी, ये सब इकट्ठे हो गए। भाइयों बहनों, सबकी नैया डूबने पर आई, इसलिए इकट्ठे हो गए। हर किसी का डूब रहा था, अंदर अंदर पूछते थे, तेरा कितना गया? यार कोई रास्ता बताओ। सारे देश में लोग रास्ता खोज रहे थे। भाइयों बहनों, 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया। 70 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, उनको देश को लौटाना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, ये गरीब का है, गरीब को लौटाना पड़ेगा। ये तीनों इकट्ठे होकर के क्या कह रहे थे? बहन जी ने कहा, मुलायम सिंह जी ने कहा, मोदी जी बीच में एक 7-8 दिन दे देते। क्यों, क्या जरूरत थी भाई? एक मुद्दे पर सब इकट्ठे हो गए। भाइयों बहनों,
देश की जनता एक तरफ और जिनके पैरों के नीचे पानी आया था वो दूसरी तरफ, ये देश ने देख लिया है भाइयों बहनों। ईमानदारी के रास्ते पर कौन चलना चाहता है, बेईमानों को कौन बचाना चाहता है, ये देश ने दूध का दूध और पानी का पानी 8 नवंबर के बाद देख लिया है। भाइयों बहनों, कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, छोटे छोटे व्यापारियों को तकलीफ होगी, इनकम टैक्स वाले अब परेशान करेंगे। मैं सब ईमानदार लोगों को कहना चाहता हूं, अब इस सरकार में ईमानदार को परेशान करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, ये मैं आपको कहने आया। अब देश में ईमानदार का सम्मान होगा, इस देश में ईमानदार का स्वागत होगा, इस देश में ईमानदार का जय जयकार होगा। ये वक्त आ चुका है भाइयों बहनों। और व्यापारियों से भी मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मान लीजिए कोई व्यापारी होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करता होगा, 100 रुपये का माल 110 में बेच देता होगा, कभी मौका पड़ गया तो 120 में बेच देता होगा। सरकार में उसको टैक्स जमा करना होगा, 10 रुपया देना होता, हो सकता है वो नहीं देता होगा, हो सकता है 2 ही रुपया देता होगा, इतना ही करता होगा ना। अगर एक बार सरकार ईमानदारी से व्यवहार करे, बाबू लोग ईमानदार हो जाए, तो मेरा देश का व्यापारी 1 रुपये की चोरी नहीं करेगा, ये मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, देश को लूटा किसने है? इन लोगों ने नहीं लूटा है जो पद पर बैठे हैं, जिनको कागजों पे, फाइलों पर हस्ताक्षर करने का हक मिला है ना, उन्हीं लोगों ने लूटा है देश को। नेताओं ने लूटा है, बाबुओं ने लूटा है, मुझे उसको निकालना है भाइयों बहनों। और इसलिए छोटे लोगों को परेशानी नहीं होने दूंगा, लेकिन लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, ये पक्का है। और आप लोगों ने मुझे जो चलता था वैसा ही चलाने के लिए भेजा है क्या? वैसा ही चलाने के लिए भेजा है क्या? ठीक ठाक करने के लिए भेजा है कि नहीं भेजा है? अरे मां गंगा ने भेजा है तो कुछ दमदम के साथ भेजा है ना। और इसलिए भाइयों बहनों, इस धरती ने मुझे जो ताकत दी है, जिसमें ईमानदारी भरी पड़ी है, मैं उसे करके रहूंगा, मैं कहना चाहता हूं। 2014 में जब मैं यहां बनारस आया चुनाव लड़ने के लिए, आप में से लोग शायद मेरा नाम जानते होंगे, कभी टीवी पर चेहरा देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, एक बार भी मैं चुनाव प्रचार नहीं कर पाया था, सिर्फ नामांकन भरने आया था, उसके बावजूद भी बनास के लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, मैं कभी भूल नहीं सकता भाई। और बनारस चुनाव के लिए जब मैं आया था, उस समय के जरा अखबार याद कर लीजिए, 2013, 2014, 2012, जरा अखबार देख लीजिए। अखबार में क्या आता था? अखबार में हेडलाइन आती थी, हर रोज हेडलाइन आती थी, आज कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, इतने गए, आज 2G का घोटाला, इतने रुपये गए।
आज कोयले का घोटाला, इतने रुपये गए। आज पनडुब्बी का घोटाला, इतने रुपये गए। आज हेलीकॉप्टर का घोटाला, इतने रुपये कितने गए यही आता था ना। कोई कहता था 1 लाख करोड़, कोई कहता था 2 लाख करोड़, कोई कहता था 3 लाख करोड़। रोज खबर आती थी गए गए गए। आज मोदी को लोग क्या पूछते हैं? मोदी को लोग पूछते हैं, मोदी जी अरे ये तो बताओ कितने आए। हर बनारस वासी को गर्व होगा कि नहीं होगा कि आपके संसद को कोई दाग नहीं लगा है भाइयों बहनों। और लोग हिसाब मांगते थे, मांग रहे। मोदी जी गया वो जमाना जब जाता ही जाता था, अब आप आए हैं, अरे जरा बताओ कितना वापस आया। भाइयों बहनों, देश में पहली सरकार ऐसी आई है जिससे लोग भरोसा करते हैं कि हां ये लाके रहेगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान किस दिशा में जाना चाहता है? 125 करोड़ देशवासियों की ताकत क्या होती है, वो दुनिया को भली भांति समझ आ गया है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता है, कुछ लोगों को समझना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। आपने देखा होगा जीव जिसका है, मनुष्य का जो जीव है, तो कुछ समय के बाद आंखों में मोती बिंदु आ जाते हैं, मोतिया बिंदु, मोतिया बिंदु बोलते हैं ना, आंख में मोतिया बिंदु हो जाता है। जब आंख में मोतिया बिंदु हो जाता है ना, तो फिर दिखने में तकलीफ हो जाती है। तो मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? कुछ राजनेता ऐसे हैं, उनको भी मत बिंद लग जाता है, मत बिंद, वोट बिंद, वोट बिंद। ये उनको जब तक दिमाग में से वोट और मत नहीं खिसकता है, तब तक उनको नजर नहीं आता है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब देखिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मेरे काशी वासियों ने, जब हमारे देश के फौजियों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, सीमा पार जाकर के दिन में तारे दिखा दिए। दुश्मन के कैंप में जाकर के हमारे फौज उनको मार करके लौट आए, और सूरज उगने से पहले आकर के उन्होंने खबर दी कि ऑपरेशन सफल हुआ है। भाइयों बहनों, देश की सेना के जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए गए थे। उनके दिल दिमाग में यही विश्वास था कि मां भारती को तबाह करने पर तुले हुए लोगों को हम तबाह करके रहेंगे, हम रहे या न रहे उनको नहीं छोड़ेंगे, इस मिजाज से गए थे। लेकिन फौज का प्लानिंग इतना परफेक्ट था, हमला इतना तेज था कि दुश्मन जग ही नहीं पाया, खात्मा हो गया।
लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश में ऐसी राजनीतिक पार्टियां, ऐसे राजनीतिक दल, वो कह रहे थे मोदी जी सबूत तो दो। फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और मेरे देश में सत्ता गंवाए हुए लोग, सिर्फ राजनीति में डूबे हुए लोग, 24 घंटे विरोधवाद चलाने वाले लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने लगे, मेरे देश के फौज से मांगने लगे। उनको यह तकलीफ हुई कि मोदी जी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इतने लोग मारे गए, हमारा एक भी नहीं मरा क्या? मैं हैरान हूं जी, ऐसा सवाल शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या? भाइयों बहनों, इनके दिल दिमाग में देश की फौज के प्रति, देश के लिए मरने मिटने वाले सेनानियों के लिए जो भाव होना चाहिए ना, उसका अभाव है। इसी कारण वन रैंक वन पेंशन 40 साल से मेरे देश के फौजी मांग रहे थे। 40 साल वो कहते हैं हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। और हर चुनाव में हर दल गोलमोल बोलते रहते थे। अब आपने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, हमने कहा मैं ये फौजियों की सेवा करूंगा। मैंने काम हाथ में लिया। मेरा इरादा था सरकार बनने के 6 महीने के भीतर भीतर कर लूं, लेकिन जब अंदर उतरा तो पता चला कि सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कितने लोग रिटायर्ड हैं, कहां है, रजिस्टर क्या है, सब बिखरा पड़ा था। कोई इधर पड़ा था, कोई उधर पड़ा था, ऐसा ही था। मैंने कहा पहले इकट्ठा करो साहब। और कांग्रेस वालों ने कहा था कि वन रैंक वन पेंशन में हम 500 करोड़ रुपए देंगे, तो मुझे भी लगता था कि चलो भाई 500 करोड़ है तो 700, 800, 1000 करोड़ होगा, कितना होगा। जब मैं हिसाब लगाने बैठा तो मामला 12,000 करोड़ पर पहुंचा। 12,000 करोड़। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस सरकार को कभी भी ये विषय गंभीर है, कम से कम कागज पर तो खोज के रखो कितनी जिम्मेवारी है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं किया था। मेरा 1 साल लग गया चीजें समेटते समेटते, और बाद में मैंने घोषित कर दिया वन रैंक वन पेंशन मिलेगा। 12,000 करोड़ रुपया फौजियों को मिलेगा। 4 किस्त में मिलेगा। 2 किस्त दे चुका हूं, 6,000 करोड़ से ज्यादा रुपए दे चुका हूं। बाकी 6,000 करोड़ ये बजट में भी मिल जाएंगे। भाइयों बहनों, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सरकार निर्णायक होनी चाहिए, फैसले करने वाली होनी चाहिए, और फैसले कठोर से कठोर हो तो भी करने पड़ते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जो मिट्टी से निकल करके आया होता है ना, जिसने जीवन में कष्ट झेले होते हैं, मेहनत करके निकला होता है, उसमें निर्णय करने की हिम्मत भी होती है। लेकिन जो गलुआ होते हैं, बनारस में गलुआ शब्द चलता है ना, चलता है ना, जिनको सब विरासत में मिला हुआ होता है, इसके लिए
यहां पर शब्द है गलुआ, तो यहां जो मुख्यमंत्री है उनको भी पिताजी की तरफ से मिल गया। उनके जो नए यार हैं उनको तो दादी, नाना, पिता सबसे मिला हुआ है। और इसलिए ये ऐसे नाजुक लोग होते हैं, नाजुक लोग होते हैं, कष्ट नहीं उठा सकते हैं, डरते हैं कहीं चला जाएगा तो। अब मुझे क्या है, हमको तो कहीं विरासत में मिला नहीं है जी। हमें तो जो मिला है काशीवासियों के प्यार में से निकला हुआ है। और इसलिए फैसले लेने की हमारे में हिम्मत होती है और हम निर्णय करते हैं, क्योंकि हमें देश को कठिनाइयों से मुक्त कराना है, देश को मुसीबतों से बाहर लाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम ये फैसले करने की हिम्मत रखते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारा पूर्वांचल, उसके विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए सबसे पहली बात मान लीजिए टूरिज्म। काशी के पास टूरिज्म की इतनी बड़ी ताकत है भाइयों बहनों। दुनिया में जैसे किसी को मक्का जाने का मन करता है, किसी को रोम जाने का मन करता है, वैसे हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों को बनारस आने का मन करता है। और ये स्थिति मुझे लानी है भाइयों बहनों। और इसलिए यहां के रास्ते अच्छे हो, यहां एकदम साफ सफाई हो, यहां पर हर घर में टॉयलेट हो, यहां गरीब से गरीब को भी अपना घर हो, रहने के लिए छत हो, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा न करना पड़े, हर घर में बिजली हो और 24 घंटे बिजली हो। 24 घंटे आती है क्या? आती है क्या? पक्का ना? हाँ, कुछ लोग कहते नहीं आती है। अब मैं आपका मानूं कि उनका मानूं? आप सच बोलते हैं ना? सच बोलते हैं ना? अरे देश का न जलता जनार्दन जब बोलती है तो भगवान की आवाज होती है, और इसलिए आपकी सच्चाई में दम होता है। भाइयों बहनों, टूरिज्म के विकास के लिए हवाई अड्डे से उतर करके कोई भी टूरिस्ट आएगा, क्या हाल बना के रखा था रास्ते का। भाइयों बहनों, हवाई अड्डे से काशी तक आने का रास्ता काफी मात्रा में सुधरा है कि नहीं है? और ज्यादा सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है? आपको दिखता है क्या? दिखता है क्या? सपा वालों को नहीं दिखता है, आपको दिखता है। अगर जिनको रोड नहीं दिखता है तो उनको देश के जीवन में बदलाव कहां से दिखेगा? भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हमने रिंग रोड बनाने का काम किया। रिंग रोड बनाना हम चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार की रुकावटें, काम धीमा। हम वाराणसी गोरखपुर रोड बनवा रहे थे, लेकिन काम धीमा, सरकार का सहयोग नहीं। हम वाराणसी सुल्तानपुर रोड बनाना चाहते हैं, काम शुरू हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, धीरे चल रहा है। और भाइयों बहनों, इन सब कामों के लिए भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया दिया है, 11,000 करोड़। लेकिन ये ऐसी सरकार है, अभी तक
किसानों को जमीन का जो पैसा देना चाहिए, वहां पर थोड़ा रोड चौड़ा करना है तो उनको पैसा देना चाहिए, उनको देने के काम में भी रुकावटें डाली। 4,500 करोड़ रुपया अभी भी वैसे की वैसी थप्पी पड़ी है, लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, गंगा घाट का काम हो, सफाई का काम हो, बिजली के तार को अंडरग्राउंड करने का काम हो, ये सारी चीजें टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली और टूरिज्म से रोजगार मिलने वाला है। कोई बड़ा उद्योग लगाने के लिए जितना पैसा लगाते हैं, उससे जितने लोगों को रोजगार मिलता है, उससे अनेक गुना ज्यादा रोजगार टूरिज्म में मिलता है। और गरीब से गरीब टूरिज्म से कमाता है। यात्री जब आते हैं तो फूल बेचने वाला भी कमाएगा, नाव वाला भी कमाएगा, रिक्शा वाला भी कमाएगा, बिस्किट बेचने वाला कमाएगा, प्रसाद बेचने वाला कमाएगा, पूजा पाठ का सामान बेचने वाला कमाएगा, छोटे छोटे गेस्ट हाउस लोग करके लेके बैठे होंगे वो लोग कमाएंगे, चाय बेचने वाला भी कमाएगा। भाइयों बहनों, हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। दूसरी बात है, यहां क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज आना चाहिए। हर घर में शौचालय बनना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने योजना बनाई है 2022 तक हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। गरीब से गरीब को भी रहने के लिए घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इतना काम तो सरकार ने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और घर ऐसा हो जिसमें पानी भी आता होना कि नहीं होना, घर ऐसा हो जिसमें बिजली भी हो या ना हो, घर ऐसा हो जहां नजदीक में बच्चों के लिए स्कूल हो कि ना हो। ऐसा हम काम करना चाहते हैं। हमने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि आपके यहां शहरों में 30 लाख परिवारों को घर की जरूरत है, घर नहीं है। भारत सरकार पैसा देने को तैयार है। आप हमें लिस्ट बना करके दे दीजिए, अर्जियां दे दीजिए। हमारे शहरी विकास मंत्री को बार बार चिट्ठी लिखनी पड़ी, सचिव को चिट्ठी लिखनी पड़ी, लेकिन ये ऐसी सोई पड़ी सरकार थी, ऐसी सोई पड़ी सरकार थी। कौन गरीब है जिसको घर नहीं है? भारत सरकार जो घर देने वाली उसको मिलना चाहिए। ये लोग सूची नहीं बना पाए। सूची, जो सूची नहीं बना पाते वो घर कैसे बना पाएंगे? आप कल्पना कर सकते हो। आखिरकार हमने रास्ता खोजा। हमने पब्लिक को कह दिया कि हमारी सरकार जो कॉमन सर्विस सेंटर है, कंप्यूटर वाले लड़के हमने जो बिठाए, आप उनको अर्जी दे दीजिए, हम उन्हीं से अर्जी मंगवा लेंगे। 1.5-2 लाख अर्जियां सीधी आ गई। तब ये उत्तर प्रदेश की सरकार लोग लगा रहे, यार ये मोदी तो कर गया, उसने रास्ता खोज लिया। भाई तब उस उत्तर प्रदेश की सरकार जगी। भाइयों बहनों, कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती है। हम ये तो समझ सकते हैं कि चलो भाई इतने घर बनाने थे, थोड़े कम बन गए, हम इतना समझते हैं 3 महीना लेट हो गए, लेकिन कागज पे नाम तक न लिख पाओ, क्या चला रहे हो आप लोग? भाइयों बहनों, हम चाहते हैं हर घर में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। आज का जमाना, गरीब आदमी भी बिजली के बिना गुजारा कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? हमने एक योजना बनाई। हिंदुस्तान के सभी राज्य, सबके सब उस योजना में शरीक हो गए। भारत सरकार के साथ उन्होंने एमओयू कर लिया। पैसे भारत सरकार दे रही है। कैसे करना, क्या करना, भारत सरकार दे रही है।
एक अकेला उत्तर प्रदेश, सपा सरकार पर मेरा गंभीर आरोप है, उन्होंने इस योजना का लाभ लेने से मना कर दिया। कोई ऐसा सोच नहीं सकता है भाइयों। कितना फायदा होने वाला था उत्तर प्रदेश को। बिजली सरकार दिल्ली से दे रही है, पैसे दिल्ली सरकार दे रही है, लेकिन वे इस योजना से जुड़ना नहीं चाहते। क्या कारण है कि वे उत्तर प्रदेश के लोगों को अंधेरे में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारा पूर्वांचल औद्योगिक विकास की संभावनाएं हैं। हमने तय किया गुजरात से हम पाइपलाइन डाल रहे हैं, यहां तक पाइपलाइन आएगी जिसमें एलपीजी गैस आएगा पाइपलाइन में, और यहां घर में भी नल से गैस मिलेगा, गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना ही नहीं, गैस के आधार पर कारखाने भी चलेंगे, गैस के आधार पर आपकी गाड़ियां चलेगी, पर्यावरण नहीं होगा, खर्चा कम होगा। बनारस की सकल सूरत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? 3000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन लगा रहे हैं गुजरात से यहां तक, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, मेरे बनारस वालों के लिए कर रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास करना है इसलिए कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने पूर्वांचल में गोरखपुर का फर्टिलाइजर का कारखाना, एम्स की रचना, ट्रॉमा सेंटर की रचना, कैंसर सेंटर की रचना, एक के बाद एक पूर्वांचल में। अब कोई बीमार हो तो उसे लखनऊ या दिल्ली दौड़ना न पड़े, उसको नजदीक में ही बीमार को व्यवस्था मिल जाए। एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं भाइयों, और इसका परिणाम आपको नजर आने वाला है। भाइयों बहनों, मेरे मन में साफ है, इस पूरे पूर्वांचल का विकास कैसे करना, इसका चित्र मेरे मन में साफ है। रेल का कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, रेल की लाइन बढ़ा रहे हैं, रेल का नेटवर्क ऐसा बनाना चाहते हैं कि उद्योग धंधों वालों को भी यहां आना है तो उनको लगेगा उनका जो यहां माल बनेगा तुरंत पहुंचाया जाएगा, सस्ते में पहुंचाया जाएगा, वो यहां आने के लिए तैयार हो जाएंगे। काशी बनारसी साड़ी, यहां का मेरा बुनकर भाई, दुनिया में हमारे हस्तकरघा चीजों का आज मार्केट खड़ा हो सकता है भाई। उन बुनकरों को क्या सुविधा मिले, हजारों करोड़ रुपया मुद्रा योजना से हम दे रहे हैं ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी रोजी रोटी कमा सके। भाइयों बहनों, हम घर घर गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, गैस का कनेक्शन दे रहे हैं। 2014 में जब चुनाव हुआ तो चर्चा ये थी, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि अगर हम दोबारा सरकार बनाएंगे तो 9 सिलेंडर के बजाय 12 सिलेंडर देंगे। भाइयों बहनों, ये इनकी सोच की सीमा देखिए। और हमने कहा हम 3 साल में 5 करोड़ परिवारों के अंदर हम गैस का सिलेंडर देंगे, और 5 करोड़ परिवारों को, जो गरीब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके धुएं में जिंदगी काटती है, 400 सिगरेट का धुआं जिसके शरीर में जाता है, उस मां को बीमारी से बचाने के लिए उसके घर में गैस का सिलेंडर देंगे। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख गैस कनेक्शन गरीब परिवारों में दे चुके हैं। काशी में भी हजारों परिवारों को कनेक्शन दे चुके हैं। भाइयों, मेरा कहने का मतलब यह है कि विकास ही हमारी समस्याओं का समाधान है, विकास ही हमारे नौजवानों को रोजगार की गारंटी है, विकास ही
गरीब से गरीब मां बाप को अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अवसर देता है। भाइयों बहनों, मेरा विजन साफ है। हम चाहते हैं किसान को सिंचाई, बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई और बुजुर्गों को दवाई। इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस बात को लेकर के चल रहे हैं। भाइयों बहनों, आज काशीवासियों ने कमाल कर दिया है। आप देखिए, ये सपा हो या बसपा हो, कोई फर्क नहीं है। एक ए सपा है, दूसरी बी सपा है। ए सपा अखिलेश समाजवादी पार्टी है, बी सपा बहुजन समाज पार्टी है। भाइयों बहनों, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी तो पता नहीं साहब, भविष्य में शायद पुरातत्व विभाग खोलना पड़ेगा कि इस देश में कोई कांग्रेस पार्टी थी क्या। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, साफ हो गए। उड़ीसा में चुनाव हुआ, साफ हो गए। कुछ बचा नहीं है साहब। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, कमल निशान पर वोट दीजिए। और मेरी बनारस वासियों से आग्रह है, आप पुराने अपने सारे रिकॉर्ड टूट जाए इतना मतदान करवाइए। कराओगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे? देखिए, मतदान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये लोकतंत्र का पर्व है। हर इंसान लोकतंत्र के इस पर्व में शरीक होना चाहिए। जितना ज्यादा मतदान कराओगे, इतना लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, ये भी हम लोगों की जिम्मेवारी है। और मजबूत सरकार बनाना, ये हम सबका सपना है। भाजपा की सरकार बने, मजबूत बने, बनारस का, पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का भाग्य बदले। ऐसा आप काम करने के लिए हमें आशीर्वाद दें। इसी एक अपेक्षा के साथ आप पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।